हेलो। नेक्स्ट सेट के साथ हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन शुरू करने के पहले आप प्लीज आंसर्स को मैच कर लीजिए। चलिए, आपका फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था एक एक अरेंजमेंट। अब आसान है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में तुम्हारे पास ए नंबर आंसर है। इस सेंटेंस को देखो, आफ्टर शी हैड गॉट आउट ऑफ हर रूम शी फॉलोड रानी। उसने रानी को फॉलो किया। इसका मतलब कि ये जो शी है ये वो रानी नहीं है, कोई और है। और वो सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, उमा। क्योंकि अगर ये शी फॉलोड रानी के हिसाब से उमा जाएगा तो इसका मतलब कि एस के बाद तुम्हारा पी जाएगा, और इसके बाद पी सिर्फ यहीं पे है और कहीं नहीं है। सो अरेंजमेंट में हमेशा दिमाग में रखो कि कोई चीज ऐसे मिल जाए जो तुमको कमिट करा दे, दो सेंटेंस को एटलीस्ट बैठा दे एक साथ, बस उसी पे कंसिडर करो। ये नहीं कि सारे ऑप्शंस को पहले हम मैच कर अरेंज करेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। वो उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। और जब मेंस के टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे ना हम लोग ना, तो वो चीज आपको बहुत काम करेगा, इसलिए उसकी आदत अभी आप डालिए। डू नॉट डिस्टर्ब मी, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। मैंने लास्ट वाले सेट में बताया था कि अगर लेट लगाते हो तो वर्ब के पहले आपको बी लगाना चाहिए। सो तुम्हारा ऑप्शन सी चला जाएगा। मूव। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर। अब देखो जरा, देखो, एक तो कि कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड इस्तेमाल किया, स्ट्रक्चर रखा है पॉजिटिव डिग्री में, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर गुड होना चाहिए। अगर तुमको बेटर यहां रखना है तो यहां से एज और यहां पे एज को हटा के देन, यहां से एज को हटाना पड़ेगा और इस एज की जगह पे देन हो जाएगा, तो तुम्हारे बी और सी दोनों में गलतियां हो जाएंगी। सो तुम्हारे को बस उसको पॉजिटिव स्ट्रक्चर में रख दो। आई स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट ए टाइम। ध्यान रखिएगा कि आपके पॉली का मतलब बहुत सारा होता है। पैट्री मतलब फादर होता है। सो पैतृक संपत्ति को पैट्रीमोनी कहा जाता है, जो पिताजी से हमको विरासत में मिले, दैट इज कॉल्ड पैट्रीमोनी। मोनो का मतलब सिंगल होता है। तो ऑप्शन से भी तुम चुन सकते हो। गैमी मीन्स मैरिज। सो वन, मोर देन वन मैरिज इज कॉल्ड पॉलीगैमी, and more than sorry, just one marriage is called monogamy. Polyandry, having more than one wives. Having one sorry, polygyny matlab having more than one wife. Polyandry means having more than one husband. So poly, mono and patri. Patri means father. Patrilineal society, जो पितृसत्तात्मक समाज होता है, जहां भी पैट्री लगे फादर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मिसलेनियस का स्पेलिंग देख लो, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ, दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस। नेक्स्ट तुम्हारा क्लोजेस। इसमें भी तुम देखो तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 7 में वर्ब फॉर्म दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में आर्टिकल या डिटरमाइनर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 8 में तुम्हारे पास ग्रामर का वर्ड दिया हुआ है। मतलब वर्ड्स के हिसाब से दो ही वर्ड्स हैं, बाकी के 3 ग्रामर के हैं। अब देखिए, अब वार के साथ ड्यूरिंग अ वार होगा, ड्यूरिंग वन वार, क्योंकि वन का मतलब काउंटिंग बताना होता है, ए का मतलब नॉट स्पेसिफाइड, वार के बारे में स्पेसिफाइड नहीं है। ए का मतलब एक नहीं होता, अनस्पेसिफाइड। क्योंकि देखो ए एन और द में हम लोग क्या गलती करते हैं कि ए और एन का मतलब एक होता है और द का कोई मतलब नहीं होता। रॉन्ग। जैसे द का कोई मतलब नहीं होता वैसे ए और एन का भी मतलब नहीं होता। ए और एन का मतलब अनस्पेसिफाइड, द का मतलब पर्टिकुलर। और अगर
अगर वो ए का मतलब 1 होता है तो तुम यहां पे 1 और ए दोनों में से कोई भी डाल सकते हो, जबकि तुम ही बोलोगे कि वहां 1 नहीं जाएगा, वहां पे ए जाएगा, क्योंकि तुम ये नहीं बोल रहे हो कि एक वार के समय में। इसीलिए ड्यूरिंग अ वॉर इन साउथ अफ्रीका व्हेन सोल्जर्स नॉट अवेलेबल, तो सोल्जर्स आर अवेलेबल, सोल्जर्स अब पास्ट में दिया हुआ है तो आर तो जाएगा नहीं, चूंकि पास्ट है तो आर और वेयर में से एक ही चुनना होगा। ही सिलेक्टेड अ फ्यू बॉयज, नेचुरली अब तो खाली हु हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे को वर्ब क्या यहां वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के तौर पे सिर्फ ये काम करता है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है तो ये इंसानों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, और ये ऑब्जेक्ट है और ये पजेसिव फॉर्म है। हु वर्कड एज मैसेंजर्स एंड डिड अ वंडरफुल। अब आप ध्यान देना कि हो सकता है कि यहां पे आपको दिक्कत लगे, आपने हो सकता है कि यहां पे वर्क दिया हो और जब आप आंसर मिलाए होंगे तो आपका आंसर बी रहा होगा। अब जरा सोचो कि मैं इसको मीनिंग वाइज कैसे बताऊं। दे डिड अ वंडरफुल वर्क, द थिंग इज देयर कि याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार, ऐसे नहीं लेकिन इस वर्ड को बहुत बार पूछा है। ध्यान दो, वर्क का मीनिंग ढेर सारा होता है। एक जो पॉपुलरली हम इस्तेमाल करते हैं वो हम काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक वर्क का मतलब बुक होता है, एक वर्क का मतलब कोई 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 जॉब होता है, इत्यादि बहुत सारा मीनिंग होता है। और याद रखना कि काम के सेंस में ये अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब इसके साथ ए और एन नहीं लग सकता और वर्क में एस नहीं लग सकता। अगर वर्क का मतलब काम है तो वर्क्स भी नहीं हो सकता और ए और एन भी नहीं हो सकता। इसी कारण से तुम्हारे 9 नंबर में चूंकि ए लगा हुआ है वर्क आंसर नहीं होगा। देखो कारण ये है, कारण ये नहीं है कि जॉब का मतलब कुछ और है, जॉब और वर्क दोनों का मतलब कारण काम भी हो सकता है। जॉब का एक मतलब नौकरी होता है, दूसरा आई हैव अ जॉब विथ यू, तो तुमसे एक काम है, लेकिन जॉब काउंटेबल है, वर्क अनकाउंटेबल है। अब इसका कोई थियरी नहीं होगा कि काउंटेबल किसको बोलते हैं, हम अनकाउंटेबल। उन्होंने बनाया कि वोकैब में वर्क को अनकाउंटेबल लिया जाता है और उसी मीनिंग में जॉब को इस्तेमाल करोगे तो काउंटेबल होता है। अब आप ऐसे ही समझो। आप did a wonderful job as a little scout. Since then, the scout movement has dash। अब देख लो वर्ड में, स्कैटर मतलब बिखरना होता है, एक्सटेंड मतलब किसी चीज को बढ़ाना होता है, तो वो जानते हो स्प्रेड का तीनों फॉर्म स्प्रेड ही होता है, V1 V2 V3 स्प्रेड का तीनों सेम ही होता है। ठीक है, सो ये क्लोजेस्ट मेरे लिए एक दो ऑप्शन के लिए, एक दो ऑप्शन के कारण बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट, पार्सिमोनियस, कंजूस। कंजूस का अगर ऑपोजिट देना है तो एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला। प्रोडिजियस का मतलब मेनी या मच, प्रोडिजियस अमाउंट बहुत ज्यादा मात्रा, प्रोडिजियस नंबर ऑफ पीपल मीन्स बहुत अधिक। ऑस्टेंटेशियस वही हम लोगों ने पिछले सेट में हाइपोक्रेट किया था, पाखंडी, झूठ का दिखावा करने वाला, उसी का मतलब ऑस्टेंटेशियस होता है। इट वॉज ए डैश। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरे को अच्छा लगता है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इबुलियंस भी हम अननोन है, फ्लैम्बोयंस भी अननोन है,
और जो सेंटेंस में वर्ड दिया हुआ है ये भी अननोन है। अब अगर सेंटेंस का ही क्वेश्चन वर्ड अननोन है तो अब हम सोचे कैसे कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। आपके पास एटलीस्ट एरोगेंस और एक्स्ट्रावेगेंस का मीनिंग पता था, ये दोनों नहीं जानते थे। लेकिन अगर ये आपको पता होता पेनुरी का मतलब, तो आप डिसाइड करते कि सेंटेंस के मीनिंग अनुसार आपके नॉन वर्ड में से कोई एक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहां पे अगर आपने ड्रॉप किया होगा, अगर ये इस कंफ्यूजन को आपको महसूस हुआ होगा तो बहुत अच्छी चीज है। ड्रॉप किया होगा, सीरियसली बहुत अच्छी चीज है आपका, क्योंकि आप माइनस मार्किंग से बचेंगे। और अगर पेनुरी का मतलब आपको पता है तो वो आराम से बन जाता है। पेनुरी का मतलब डेस्टिट्यूशन, दैट इज पॉवर्टी, गरीबी। इसका मतलब गरीबी होता है। लीड टू, जो यहां लगा हुआ है, लेड हिम टू, लीड का बे टू लेड लगा हुआ है, दैट इज कॉज्ड, कारण होना। तो उसका ये था जो उसके गरीबी का कारण बना, तो वो तो एक्स्ट्रावेगेंस ही होगा ना, खर्चीलापन। क्योंकि इबुलियंस मतलब होता है अ कंडीशन ऑफ बीइंग फिल्ड विथ एनर्जी एंड एक्टिविटी, मतलब ऊर्जा उत्साह से भरे होने की स्थिति को इबुलियंस कहा जाता है, फुल ऑफ एनर्जी। एंड फ्लैम्बॉयंस, लुकिंग, कंडीशन ऑफ लुकिंग अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ वंस लुक, दिखने में बहुत आकर्षक, भड़कीला टाइप का। सो इस क्वेश्चन को आपने कैसे हैंडल किया था ये जरूर बताइएगा। गेस मारा, खराब चीज है। लुक डाउन अपॉन, किसी को अपने से नीचा मानना, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन फिर अच्छा था, और इसमें मुझे लगता है कि आपको इस डिच का मीनिंग पता होना चाहिए था। अगर आपने बनाया होगा तो डिच वर्ड का मीनिंग आपको पहले से पता होगा। एज ए नाउन, डिच का मतलब होता है खाई, गड्ढा। अब गड्ढा, खाई, और डिच एज ए वर्ब मतलब होता है टू डिसीव समबडी, किसी को धोखा देना। और यहां पे द लगा हुआ तो एक खाई हो गया। अब आप अगर प्रीपोजिशन देखो तो खाई में, व्हेन शी रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब उसको होश आया, शी वॉज इन द खाई ना, तो इन द डिच तो सही लिखा हुआ है, अब इसमें लगा दिया आउट भी, तो अब खाई में बाहर पड़ी हुई थी, कोई लॉजिक नहीं बनता। ऑन द डिच, आउट इन द डिच, तो सब कट जाएगा ना। वो डिच वर्ड से ये आराम से बन जाता। आउट स्ट्रेच एक वर्ब होता है जब आपका पूरा बॉडी चारों तरफ फैला हुआ हो, स्ट्रेच वाले मीनिंग में ही। सो इस वर्ड, इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया, डिच का मतलब पता था, हाउ डिड यू टेक अप। द एम्प्लॉयर सेड आई शैल पे योर वेजेस टुमारो, टुमारो का नेक्स्ट डे सब में दिया हुआ है। शैल का आई का जब ही हो जाएगा तो शैल यहां से कैंसिल हो गया, शैल यहां से कैंसिल हो गया तो सब जगह से कैंसिल हो गया, वुड बच गया। आई का जब ही बना तो शैल का भी विल करके वुड कर देना उसका पास्ट। फीबल, राइट मीनिंग कमजोर, वीक हो गया। डोसाइल होता है बात को मान लेने वाला, नम्र टाइप का इंसान, हम्बल टाइप का, डोसाइल बोलते हैं। नेक्स्ट, फेटर, फेटर को ऑपोजिट में, और फेटर एज ए नाउन मतलब होता है चेन, जंजीर, और ये हो गया जंजीर में बांधना। उसका उल्टा लिबरेट हो गया, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भंग करना, रिस्टोर जानते हो पुरानी स्थिति में वापस पहुंचा देना, और एक्सोनरेट आरोप से बरी करना, किसी को आरोप से मुक्त करना।
सो एक्सोनरेट यहां पे जाएगा नहीं। एब्सॉल्व जिसको बोलते हैं, एब्सॉल्व एक्सोनरेट का मीनिंग में। ये एक ही सेंटेंस का पार्ट कटा हुआ था। तो स्लीपिंग ऑन अ प्लैंक इन द ओपन एयर इवन इन द मिड्स ऑफ विंटर, तो साफ हो जाएगा, एक साथ जाएगा ना। एस, वो सोते थे एक प्लैंक, पतली सी कोई जगह होती है, चबूतरा, इन द ओपन एयर इवन इन द मिड्स ऑफ समर। एस, आर और क्यू। एस, सॉरी, एस आर क्यू, देखो तो जरा। सॉरी, एस आर क्यू नहीं, एस आर और पी ना। तो एस आर और पी तो यहां है ना। इधर से जाने के बाद एक दिक्कत होती है, गांधी जी लिव द लाइफ ऑफ एन एस्थेटिक। अब उसके बाद स्लीपिंग ऑन अ प्लैंक इन द ओपन एयर इवन इन द, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। देखो जरा ध्यान देना आप मेरी बात। पी एस आर क्यू, ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं है कहीं पे, तो तुमको इसी कॉम्बिनेशन को लेके चलना होगा। चलो ठीक है। व्हेन व्यूड, अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया होगा, क्योंकि यहां पे प्रीपोजिशन का एरर दिया हुआ था। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ फ्रॉम लगता है। आपने कैसे इसको दिखा है, मिला होगा तो मेरे को बताना जरूर, अच्छा लगेगा। सो नो बडी इंटरेस्टेड इन इंपॉर्टेंट वर्क टू हर, इसलिए कोई भी उसको इंपॉर्टेंट काम नहीं देता था। इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी को कोई काम सौंपना। किसी को काम सौंपना, तो वो कैसी थी। गीता वॉज नोन टू बी अ डैश, वर्कर जाएगा नहीं, जोकर शौकर जाएगा नहीं। तो तुमको ये वाला अगर सर्कर नहीं भी आता है तो तुम इसको सेंटेंस के मीनिंग से, अंडरस्टैंडिंग से आराम से बना लेते। ये पेनुरी की तरह वाला क्वेश्चन नहीं था कि तुमको नहीं समझ में आ रहा सेंटेंस, और इलिमिनेशन करके आराम से बन जाएगा। ये शर्क मतलब होता है काम से मन चुराना, मतलब देह चुराना, कि हमको ना करना पड़े, उसी में ईयर लगा देते हैं। सो काम से जी चुराने वाला। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक का डांट सुनना, दैट इज बिन इजी वन। नेक्स्ट, इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगा होगा, आप ध्यान देना। मैं इसके बनाने का तरीका बताता हूं। जब यहां हिज मदर और शी लिखा हुआ है तो एस और आर, एस के बाद आर आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि और लेडी की चर्चा कहीं नहीं है। एस आर यहां है, एस आर यहां है, एक यहां से नहीं हुआ, दूसरा यहां से नहीं हुआ, क्योंकि एस के बाद आर चाहिए। अब बाकी बचा कि तुम्हारे को ए और सी में से क्या चुनना है। तो आपका वन के बाद क्यू भी क्यू हो सकता है। अब्राहम वर्क वेरी हार्ड एंड हैड नो टाइम टू फील लोनली, उसको अकेला फील करने का टाइम नहीं था। व्हेन हिज, अब इसके बाद एक में पी दिया हुआ है, अब्राहम वॉज वेरी फाउंड ऑफ बुक्स, एक में क्यू दिया हुआ है। अब जरा सोचो कि हम पी डालें कि क्यू डालें। देखो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि तुमको पी, सॉरी, क्यू ज्यादा अच्छा लग रहा होगा।
When his day's work in the field or in the forest was over, he settled down in the evening to read by the light of the fire. जब उनका काम खत्म हो जाता था तो वो आग के बगल में बैठ के पढ़ते थे. अब जरा इस सेंटेंस को क्या तुम वन के बाद रख सकते हो? जरा सोचिएगा कि इस सेंटेंस में अब पी को देखो, पी में लिखा हुआ है ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स, उनको किताबें बहुत पसंद थी. तो अब जरा सोचो कि अगर हम क्यू में ही मतलब हम ये रख लेते हैं और क्यू के बाद एस बोलते हैं, हिज मदर हैड टॉट हिम टू रीड व्हेन ही वाज वेरी यंग, उसके बाद आर रखते हैं, शी यूज्ड टू सिट इन द फायर साइड टेल हिम स्टोरीज, उसके बाद पी रखते हैं, अब्राहम वाज. तो अगर हम पी को लास्ट में रखें तो फिर पूरा का पूरा इसके बाद उसके बाद हम इसको बोलें कि उनको किताबें बड़ी पसंद थी, तो ये पैटर्न नहीं सेट हो रहा है. हम ये लिखते हैं उनको किताबें बहुत पसंद थी, माँ ने सिखाया था, वो पढ़ा करती थी, और जब उनका काम खत्म हो जाता था तो आग के बगल में बैठ के वो पूरा पढ़ते रहते. और एवरी इवनिंग वाला जो पार्ट है वो इससे नहीं जुड़ा हुआ क्यों से. सो ये क्वेश्चन चैलेंजिंग था, आपने बनाया होगा तो सही, तो बहुत अच्छा है. हु विल हेल्प मी, बाय होम शैल आई बी हेल्प्ड. एक चीज मैं बता रहा हूं कि अगर आपके आई या वी के साथ इंटरोगेटिव बनाना हो फ्यूचर का तो यहां पे शैल लगता है. अगर किसी ऑप्शन में ऐसा भी होता ना तो ये कट जाता, ये गलत माना जाता है. देखो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल लगता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है. आजकल ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ विल लगता है. बट एक जगह पे मना किया हुआ है कि इंटरोगेटिव में आई और वी के साथ आप विल नहीं लगा सकते, विल आई गो नहीं बोलोगे, शैल आई गो बोलोगे. बस एक जगह पे आपको मना किया हुआ है, इसको आप याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था. टू लिटिल इज नोन, बहुत कम हम जानते हैं, डैश अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग का पॉसिबल क्या क्या संभावित साइड इफेक्ट होता है उसके बारे में हमको अभी बहुत कम पता है. अब जरा देखो, बाय दिस टाइम आपको किसी को अगर टाइम का कंडीशन डालना हो ना कि इस समय तक तुम्हें काम खत्म कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव फिनिश योर वर्क बाय दिस टाइम. तो हम किसी काम का ड्यूरेशन जब बताते हैं ना कि इस समय तक ये काम हो जाना चाहिए था, इस टाइप का सेंटेंस, तो आप बाय दिस टाइम लगाते हो. इन द एंड, आखिरकार, अंत में. बिफोर हैंड मतलब टाइम से पहले, यू शुड इंश्योर योर प्रिपरेशन बिफोर हैंड, जब परीक्षा आए उसके पहले ही, तो वो बिफोर हैंड बोलते हैं. और प्रेजेंटली का मतलब होता है नाउ, अभी. अभी इसके बारे में बहुत कम पता है. सो तुम्हारा आंसर ए चला जाएगा. एंड लास्ट तुम्हारे पास पूछ रहा है रॉन्गली एक्सपेल्ड, sacrilege, that is blasphemy. ईश्वर धर्म के खिलाफ कुछ अपमानजनक बातें या काम, सैक्रिलेज एंड ब्लास्फेमी को कहा जाता है. सैक्रामेंट, क्रिश्चियनिटी में जो कुछ कर्म कांड होते हैं, मतलब जैसे हम लोग के यहाँ पूजा पाठ होता है हिंदुओं में, इस्लाम में भी होता होगा कुछ ना कुछ कर्मकांड, उसी कर्मकांड को क्रिश्चियनिटी में सैक्रामेंट कहा जाता है. हमारे यहां उसको रिचुअल्स बोलते हैं हिंदुओं में. सैक्रोसेंट और सैक्रेड दोनों का मतलब होता है पवित्र, होली. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने स्कोर को मेरे को जरूर बताओगे. सी यू देन. थैंक यू सबको.